इसकी प्रेपरेशन आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम जॉब्स में होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, हम सारा ध्यान दूसरों पे लगा देते हैं। हमारा सारा वक्त कि 9 से 5 हमने ये काम करा, फिर बच्चों को देखा, हमने हमारी हेल्थ पे और हमारी मेंटल हेल्थ पे स्पेसिफिकली हम इतना ध्यान नहीं देते। अगर हम पहले से ही उस पे अगर हम थोड़ा काम करें, मतलब आपकी जो हॉबीज है, आपके एक कुछ शौक का काम है, जैसे गार्डनिंग हो गया या किताब पढ़ना हो गया, अगर हम उसको कंटिन्यू रखें तो हमारे लिए बाद में एडजस्ट करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने कंटिन्यू नहीं रखा तो अब क्या करें, दैट इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो अगर आप ऐसे किसी आपके घर में बुजुर्ग हैं जिनके जो आप पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले तो एक डेजिग्नेटेड टाइम उनको दीजिए कि मैं इतने बजे से इतनी बजे तक आपके साथ बैठूंगा, ताकि अगले को लगेगा कि अच्छा पूरा दिन तो निकल गया, लेकिन इतनी बजे से इतनी बजे, 6 से 6:30 या 7 से 8 ये मेरे साथ रहेगा। तो एक होप उनमें रहती है, उससे वो थोड़ा सा बेटर साइकोलॉजिकली फील करते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आपको साइकोसोमैटिक भी मिलते हैं, मतलब अगर इंसान को अकेला लग रहा है तो कभी बोलेगा मेरा सर दुख रहा है, कभी बोलेगा मेरा पाँव दुख रहा है, आप सारी जांचें करा देते हैं, बता रहे कुछ नहीं है बस दवाई लो। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के थ्रू निकल के आते हैं। तो उसके लिए आप उनको बेसिक चीजें दे सकते हैं। अगर उनको नहीं, जैसे कई लोगों को दिखाई नहीं देता, तो ऑडियो बुक्स, अगर पढ़ने का शौक है तो ऑडियो बुक्स लगा दीजिए। उनके लिए कोई गाने के लिए कोई रेडियो अगर उनके कमरे में रख सकते हैं। तो बेसिकली उनको सपोर्ट चाहिए। आप पूरा दिन उनके साथ नहीं बैठ सकते, ये उनको भी पता है, या आपको भी पता है, लेकिन उनसे अगर आधा घंटा भी ढंग से बात करेंगे या फिर उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, तो आधी चीजें वेंटिलेशन वो जो निकालते हैं ना पूरे दिन का, वो उसी से ही काफी बेटर हो जाती है। तो सोमैटिक कंप्लेंट जो होती है, बॉडीली कंप्लेंट जो आती है, आप देखिएगा उसमें काफी डिटोरेशन आएगा। तो ये गार्डनिंग में कर दिया, अगर उनको पसंद है। मैं नहीं बोल रही कि 90 साल का आदमी या औरत कोई जाके गार्डनिंग करेगा, लेकिन कई लोगों को शौक होता है, तो आप बेसिक चीजें उनके पास ला के रख दीजिए, उनके आसपास। तो कुछ लोग अपने आप में अगर थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे तो उससे काफी राहत मिल सकती है। हम बोलते हैं कि आप खुद से कर, तो खुद से नहीं हो पाएगा, आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा वो सब चीजें करने के लिए। तो ये हम लोनलीनेस मिटाने के लिए और इमोशंस को अपने उनके रेगुलेट रखने के लिए ये छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं। इसमें जेंडर स्पेसिफिक भी होता है क्या ओल्ड एज में? सर लोनलीनेस में बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। फीमेल्स अगर हमेशा से ही घर में रही हैं तो उनके लिए पार्क में बाहर बैठ के 4 लोगों से बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो जेंडर स्पेसिफिसिटी से ज्यादा यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल हमेशा से कैसे रही है उस पर ज्यादा। हम फिर भी हम देखते हैं मेल्स वॉक कर लेते हैं, पर फीमेल्स बैठ के भजन ही गा रही हैं। तो अलग अलग रहता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप हमेशा से किस प्रवृत्ति के इंसान रहे हैं। अगर आप डिपेंडेंट टाइप रहे हैं, अगर एक मेल है जो हमेशा से फीमेल पे डिपेंडेंट है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। पर वहीं अगर फीमेल है लेकिन उसको वो ज्यादा अपने पे सेल्फ रिलायंट है, वो अपना काम हमेशा से खुद करती है, बाहर भी जाती है अंदर भी जाती है, तो उसके लिए वो बाहर जाके और अपनी एक कंपनी बनाना रिलेटिवली इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू मेल। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल। सो जो समझ में आ रही मैडम की बात से वो है कि हमको कोई ना कोई ऐसा अपना एक हॉबी या शौक एडिशनल रखना चाहिए जिससे टाइम पास करना ही। जैसे हम लोग काफ़ी लोगों से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपका टाइम कैसे जाता है, रिटायर होने के बाद बच्चे तो अभी घर में नहीं रहते, आप दोनों क्या करते हैं पूरा। तो देखते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं रेगुलर, वो काफ़ी लोग बताते हैं कि नहीं हमारा तो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद 4-5 घंटा तो डिफरेंट मंदिर में पूजा पाठ में निकल जाता है, फिर लंच खाते हैं, आफ्टरनून में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को अपना थोड़ा भजन करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपना एंगेजमेंट रहता है तो वो बेटर रहता है डेफिनेटली। ये समस्या एज ए डॉक्टर हम महसूस करते हैं कि डॉक्टरों में रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज उनका जो जो एज बढ़ती है पेशेंट्स भी कंटिन्यू फ्लो में रहते हैं, कम ज्यादा पर मन लगा रहता है एक तरीके से। काफी सरकारी नौकरी वाले हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद में काम नहीं रहता तो वो बहुत मुश्किल चीज आ जाती है। एक दूसरी चीज एक और मैं मैडम से पूछूंगा और आप लोगों से पूछूंगा, जैसे साहब ने बताया कि क्या मेल फीमेल में कोई डिफरेंस है एडजस्टमेंट में, आप लोग कितने मानते हैं कि वाकई डिफरेंस है? कितने लोग ये मानते हैं कि वाकई ये डिफरेंस रहता है कि मेल और फीमेल में एडजस्टमेंट आपस में करने में? कितने लोग मानते हैं कि हाँ डिफरेंस है? कोई मानते हैं या नहीं मानते? आपको लगता है बराबर है, पुरुष और नारी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता?
तो मुझे लगता है कि जो फीमेल्स हैं उनको भगवान ने ताकत ज्यादा दी, स्ट्रॉन्ग ज्यादा बनाए। हम लोग मेल्स अपने आप को डोमिनेटिंग शो करते हैं, ज्यादा ताकतवर शो करते हैं, बट ऐसा नहीं। मेंटली इमोशनली देखें तो मेल पॉपुलेशन वल्नरेबल है ज्यादा। जरा सा भी ट्रॉमा आने से आदमी लोग हिल जाते हैं, और फीमेल बड़े से बड़े ट्रॉमा को भी सहन कर सकते, ऐसे भगवान ने ताकत दी। मैं अपने घर में देख रहा हूँ, और हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि जैसे मेरी अभी माता जी हैं, उनको 3 महीने में काफी एडजस्टमेंट हो गया पिताजी के जाने के बाद। जबकि हम सोचते हैं कि यदि माता जी पहले चले जाती भाई और पिताजी रह जाते तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो एक भी दिन माता जी इधर उधर हो जाती थी, कोई काम में या चली गई, तो पिताजी हमारे काबू में नहीं आते। तो मतलब रियलिटी है, और वो सत्य है। आप सब लोग ये चीज को स्वीकार करते हैं, मानते हैं ना? जी जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कन्विंस किया। सब इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसा एक चीज इन्होंने बताई, जो हमको भी डर लगता है कि बुजुर्ग लोगों के गिरने का बहुत डर लगता है। जैसे मेरी अभी मैं मदर का ही बताऊं, कल की बात, कि सुबह चाय जो है वो हम और मम्मी पापा जी के जाने के बाद साथ बैठ के बाहर बालकनी में पीते हैं। माता जी ने सुबह चाय जो है वो बना के बाहर लेके जा रही थी, बैलेंस बिगड़ गया और चाय का कप हाथ से गिर के टूट गया। अब माता जी हमारी रोने लग गई कि ये तो बहुत मुश्किल आ गई, कैसे काम चलेगा, ये गिर गया, दरवाजा नहीं खुला। तो ऐसा जब फॉल की हिस्ट्री आती है, हमने कहा भाई ये तो चाय का कप ही गिरा, आप नहीं गिरी, मान लो आप गिर जाओ, फ्रैक्चर हो जाए तो मुश्किल आ जाए। सो जो बुजुर्गों के गिरने की रिस्क है, फॉल रिस्क जिसको बोलते हैं, काफी लोगों को हम देखते हैं कि अपने घरों में हिप बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, कि बाथरूम में अचानक बाबूजी जो थे नहा रहे थे और स्लिप हो गए और कुल्ले की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। एक कॉमन चीज होती है। मेरी फैमिली में मैंने 6 लोगों को कम से कम देखा। हमारी माताजी भी कहती हैं कि मेरे को तो उस चीज से बहुत डर लगता है कि वो हिप बोन फ्रैक्चर हो जाए, बच्चा जीवन खटिया में निकलता है और बहुत कष्ट होता है, मेजर सर्जरी होती है। तो डॉक्टर सुनील जी, जो फॉल है वो कैसे होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं? सो फॉल या फिर गिरने की समस्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गिरती जाती है, बढ़ती जाती है बेसिकली। तो इसमें क्या रहता है कि कारण जो बाहर से भी आ सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है। तो हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कारण बोलते हैं। जैसे इंट्रिंसिक कारण क्या है, जैसे दिखाई देना कम होना, या पैरों की जो धरती को समझने की क्षमता है, सेंस करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि कोई चीज उसको मतलब फील नहीं कर पाए, और या तो पैर फिसल जाएगा या फिर ट्रिप हो जाएंगे उसमें, ये एक रिस्क है। उसके अलावा क्या है, जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कमजोर होने लग जाती है, जो जोड़ होते हैं उनमें कमजोरी आने लग जाती है, या फिर जो अंडरलाइन जो डिजीज है उस पर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि डायबिटीज है या फिर हार्ट फेलियर है, इन पे कंट्रोल नहीं है। या फिर जैसे मैम का डोमेन है, जैसे गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशाब लीक होने लग जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैर गीले हो जाते हैं और उसे फिसलने की समस्या बढ़ जाती है। ये हो गए इंट्रिंसिक कारण। इसके अलावा कारण बाहर से भी आ सकते हैं, जैसे कि क्या है कि जब फर्श गीला है, या फिर कहें कि टॉयलेट गीला है, या फिर जब वो खड़े होते हैं तो उनके घर में कोई बार हैंडल बार वगैरह नहीं है जिसका सहारा लेके वो खड़े हो सके, ये हो सकता है। या फिर जिस बेड से खड़े हो रहे हैं उसकी हाइट सही नहीं है, हाइट कम है या ज़्यादा है, तो वो सहारा नहीं ले पाएंगे और गिर जाएंगे। या फिर नीचे हमने चटाई बिछा रखी है, वो सही नहीं है, ठीक है, उसकी ज़मीन पे पकड़ नहीं है, तो हो सकता है कि पैर उस पर रखे और फिसल जाए। और जो अपने घर में सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर लाइट नहीं है, या फिर उनकी साइज का हाइट है वो ऊपर नीचे है, तो ये सारे कारण होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। इनमें से कोई ना कोई कारण हमें हमेशा मिलता है जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग गिर के आते हैं। या फिर हम इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कारण होता है कि पानी की कमी हो जाती है। जैसे मैम ने बताया कि उनको या तो भूख नहीं लगती है या कमजोरी सी लगती रहती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, खाना भी कम कर देते हैं और पानी पीना भी कम कर देते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, ऊपर से उनकी दवाइयाँ भी चल रही होती है। ये सब मिलके एक ऐसा डोमेन बनाते हैं कि जब भी वो खड़े होते हैं तो एक चक्कर जैसे महसूस होता है उनको, ठीक है, तो उसकी वजह से और गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, अगेन वही बात आ जाती है कि हमें पहले कारण ढूंढना है इसका, और उसको उसको उसकी तह तक जाके उसको ठीक करना है। और उसके साथ साथ पहले से प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि घर के अंदर जैसे कोई लूज वायर है, इधर उधर तार बिखरा पड़ा है, जैसे बीच में तार है, इसमें हो सकता है वो ट्रिप हो जाएंगे, है ना। या फिर हमने जो पहले बात की थी कि गीला गीला फर्श है या चिकना फर्श है, उसके ऊपर गिर सकते हैं। अगर गिर
हम बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी गिरना नहीं रोक पाते। उस केस में क्या करते हैं हम उनकी हड्डियों को और मजबूत बना देते हैं। उनकी हड्डियों की जांच करते हैं कि कमजोर तो नहीं है कहीं हड्डी। जिनकी हड्डी कमजोर होती है उनमें चांसेस रहते हैं कि खुले के फ्रैक्चर या फिर रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर ज्यादा होने के चांस रहते हैं। तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ न्यूट्रिशन की एडवाइस देते हैं, उसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। तो हम ये इतना इस चीज में कर सकते हैं। और एक जनरल एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ अभी, कि जब भी खड़े हुए अपने बुजुर्गों को हम ये बोल सकते हैं कि वो टुकड़ों में खड़े हो। जैसे रात को सो रहे हैं, पेशाब करने के लिए उठना पड़ा, तो पहले वो थोड़ी देर के लिए करवट लेंगे, फिर वो बैठ जाएंगे, बैठ के लिए थोड़ी देर इंतजार करेंगे और साथ में स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर लिया, पैरों को जमीन पे दबा लिया या पैरों को आपस में क्रॉस करके टाइट कर लिया। इससे होता क्या है कि जो पैरों में जो ब्लड है वो सेंटर में आ जाता है, सेंटर से ब्रेन में चला जाता है, तो वो चक्कर आने की समस्या कम हो जाती है। ये 2 चीज कर सकते हैं। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक चीज सिंपल बोल सकते हैं कि आप जब भी बैठो या खड़े होने वाले हो उससे पहले एक घूंट पानी पी लो। तो उससे होता है कि उनको टाइम मिल जाता है, 15-20 सेकंड लग जाते हैं। और ज्यादा उम्र है तो हो सकता है उनको 1 मिनट लग जाए पानी पीने। तब तक अपनी बॉडी एडजस्ट हो जाती है उनकी, और वो जो खड़े होने के बाद चक्कर आने की रिस्क है वो कम हो जाएगी। एक चीज और क्या कर सकते हैं, जब चलेंगे तो जो चक्कर आता है वो शुरू के 1 से 2 मिनट में ही आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि दीवार के सहारे सहारे चले, अगर बाई चांस गिरना है तो दीवार पे हाथ लगाए और नीचे बैठ जाए। तो ये चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। सो बहुत बढ़िया टिप। आप पूछेंगे सर, कुछ बताएं। सर मेरा जो अनुभव बता रहा हूँ, 55 साल के बाद हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ज्यादा, उनकी ज्यादा चलने लगी, मेरी कम चलने लगी। खैर वो इश्यू नहीं है, समय तो सबका आएगा। वो तो सर मुझे लग रहा है सत्य है जीवन। वो ये कह रहा है कि जो वो डिसीजन ले रहा है ना, वो सही नहीं ले रहा है। तो इसमें कैसे तारतम्य बनाए, या समय का खेल है या कोई शारीरिक कोई हार्मोन्स का कोई ऐसा है, कैसे तारतम्य बनाए? समझ गए मेरा So, हाँ, मैं आपके स्नेहा जी आई थिंक उसको करेंगे कि जनरेशन गैप जो हम देखते हैं और कैसे एडजस्टमेंट करें बच्चों के साथ में। बहुत सेंसिटिव सवाल है। बच्चों को पता लगेगा आपको कि ऐसी बात पापा हमारे कर रहे हैं ऑफिस में सबके सामने, तो गड़बड़ होने वाली है। मैं सामने कर देता हूँ ये, पर उनको लगता है कि नहीं आपका समय थोड़ा हुआ है ना, पुराना हो गया। सर सबके साथ होता है। सर ये तो बोला गया है, क्या लोग, मेरी दादी हमेशा बोलती थी, अच्छा स्वास्थ्य संपत्ति और यौवन घमंड लेके आता है, और जब जाता है तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एक इंसान को चूर करके जब निकलता है। लेकिन हमको ये समझना है कि पूरी स्थिति में कम्युनिकेशन जो है हमारा, उस पे हमको पूरा ध्यान देना है। आप जैसे सपोजिंग आपके, अगर आपके पेरेंट बच्चे नहीं आपके उस विचारधारा से सहमत रखते हैं, तो आपको भी उसका एक कहने का तरीका, और बच्चों को भी उसके आपकी तरफ, या हम भी हमारे बुजुर्ग, सो कम्युनिकेशन अगर हमको सीख जाए हम, क्योंकि बेसिकली आप चाहते दोनों शायद एक ही चीज होंगे, आपका अल्टीमेटली तरीका अलग अलग होगा, लेकिन हम सब अच्छा ही चाह रहे हैं किसी ना किसी का। चाहे आप अपने घर के लिए डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन समवेयर अगर आपको एक डिसीजन पे आना है तो एक तरफा तो डिसीजन नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम दोनों, बच्चे एंड पेरेंट्स, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे आप सोचें कि अभी तक मेरी ही चली है तो मेरी ही चलती आएगी, तो वो भी डिफिकल्ट, मतलब इट्स नहीं पॉसिबल है। और अगर आप सोचें कि सब कुछ बच्चे के हाथ में दे देंगे तो हमारी कोई फिर कदर नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं। क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बनाने हैं अपने बच्चे को, तो उसको डिसीजन देना और उसके हाथ में थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये इट्स, आप हार्मोनल कह लें या विचारधारा का इसमें वो खेलें, या फिर एक एज के बाद जब हमें वो इनफ अटेंशन नहीं मिलता जहाँ पे हम ही होल सोल डिसीजन मेकर थे और अब हमारे साथ बोलने वाला एक आ गया, तो उससे एडजस्टमेंट इश्यूज के लिए डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट कम्युनिकेटिंग एजेंसी, कम्युनिकेशन अगर हम अच्छे तरीके से कर पाए और उनको बैठ के हम समझा पाए, वहीं पर अगर हम बोले कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं जो बोलूंगा अभी तक वही होता आ रहा है वही होगा, तो अगले अभी मतलब वो आप अपने लिए एक फ्यूचर में ज्यादा कंस्ट्रेंट क्रिएट कर देंगे, तो वो भी आपसे थोड़ा दूर रहेंगे और अपने डिसीजंस आपसे बिना पूछ के लेंगे, और आप भी अपने डिसीजंस उनसे बिना पूछ के लेंगे। अल्टीमेटली दोनों का कुछ फायदा होने नहीं वाला। सो यू हैव टू सिट टुगेदर, डिस्कस इट प्रॉपर्ली, कुछ उनकी सुनने की, समझने की कोशिश करिए कि वो किस विचारधारा से निकल के आ रहे हैं, और कुछ अपनी समझाने की कोशिश करिए कि हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो दैट इज हाउ ओनली इट्स गोइंग टू वर्क। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि कोई तीसरा जना आके हमको समझा दे, तो फिर आप काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम फैमिली थेरेपी और फैमिली काउंसलिंग करते हैं। अगर ज्यादा बड़ा इशू निकल के आ रहा है तो फिर साइकोलॉजिस्ट आप
मिल सकते हैं मुझसे। सो जो मैडम ने प्रॉब्लम अभी बताई, सर ने बताई, कितने लोग ऐसे हैं हम में से जो है महसूस करते हैं कि यार बच्चे तो वाकई सुनते नहीं है, तो जनरेशन ही गड़बड़ हो रही है। कितने लोग हैं आप में से जो मोस्टली है। ज्यादातर मानते हैं? बट इसका मुझे लगता है कि सर जो बच्चों में चेंज है ना, वो पूरा जनरेशन गैप है। और हम लोगों की जनरेशन ने जितना चेंज देखा है, जैसे मैं जिस गांव से हूँ, राजन जी हमारे साथ पढ़े हुए हैं, राजन सिंह जी, हम जिस गांव से हैं सर, उसमें नल बिजली नहीं था। कुएं से पानी हमारी माँ जो है 1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी सर पे रख के लाती। हमारे गांव में जब टंकी आई और पानी आया तो एकदम ऐसा लगा था कि यार जीवन में इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है कि आपके घर में नल आ रहा है और पीने का पानी आप फटाफट भर रहे हैं। बिजली जब आई तो लगा कि इससे ज्यादा सुख क्या हो सकता है कि रात में भी आपका एकदम घर जो है रोशन हो रहा है, चमक। अभी वाली जनरेशन जो है जितना सुख वो देख रही है और जितना रैपिड चेंजेज आ रहे हैं, वो हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा। बच्चे तो हमारे उसी माहौल में बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं। सो बच्चों को तो वो सारी चीज नॉर्मल है। हम लोग शायद उनको अपने ही डरने में डालना चाहते हैं, और जो हमारे पिताजी ने हमारे साथ किया हम वही बर्ताव बच्चे के साथ करना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमारे तो आज भी माता जी पिताजी जो भी बोलते हैं वो मान लेते हैं कि भाई उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठना, तो हाँ बैठ गए। बच्चे सवाल करते हैं क्यों ऐसा क्यों बैठे, ऐसा क्यों करें। इसमें सर इश्यू ये है कि वो ठीक है डिसीजन ले रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरा अनुभव ये कहता है कि इसका डिसीजन है ना भविष्य में जाकर इसको दुखदाई देगा, वो मेरा अनुभव कह रहा है। इसलिए उनको कैसे कन्विंस करें? सर मुझे तो ये लगता है कि आप किसी का भी डेस्टिनी और भविष्य और भाग्य, हमारा खुद का भी, उसको चेंज नहीं कर सकते। और हमें मानना है कि बच्चे धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो तौर तरीके हमारे पहले थे आज पूरे बदल चुके हैं, और हम शायद अपने आत्मा में वो चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमको गैप ज्यादा लगता है। दूसरा ये भी हम स्वीकार करें भाई, बच्चों को एक लिमिट तक हम समझा सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, बट सारी चीज तो हम अपने समीकरण के हिसाब से उसको फिट नहीं कर सकते। तो वो हमें भी लगता है स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई इसका अपना जीवन है, ये जैसा मर्जी है जिएगा। हम हेल्प भी कर सकते हैं, समझाने का प्रयास कर सकते हैं, बट ये घर घर की कहानी है और बहुत कॉमन चीज है। साइकोलॉजिकल और एडजस्टमेंट, मैडम से रिक्वेस्ट करके हम इसकी पूरी लंबी चौड़ी जो है वो आधा दिन का सेमिनार फिर रखेंगे कभी। कमिंग बैक टू हेल्थ इश्यूज, जैसा सर ने जो चीज बताई कि बुजुर्गों के गिरने में क्या क्या चीजों का और कैसे बचाव कर सकते हैं, एक और एडिशनल चीज है कि जो बुजुर्ग लोगों के हिप बोन का फ्रैक्चर होता है, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर, उसमें काफी बार हम सुनते हैं कि बाथरूम में पैर स्लिप हो गया। तो बाथरूम में पैर स्लिप जनरली ऐसा नहीं होता अनलेस वो चिकनी टाइल्स हो वहां पर। एक कॉमन जो गलती आती है वो है कि जब नहाने के बाद में अंडरवियर पहनते हैं, उस समय पे यदि हम अंदर कुर्सी रखते हैं और बैठ के अंडरवियर पहने तो कुछ हद तक ट्रॉमा बच सकता है। काफी बारी क्या होता है, खड़े खड़े अंडरवियर पहनते हैं, एक पाँव फंस जाता है और दूसरा पाँव अपना हवा में रहता है और डिसबैलेंस होके गिर। तो वो एक ध्यान रखें कि बुजुर्ग जितने हैं या 60+ वाले हैं, वो कोशिश करें बाथरूम में एक प्लास्टिक का स्टूल चेयर रख लें। जब नहाते हैं नहाने के बाद में उस पर बैठ के अपना कपड़ा पहन लें, तो वो एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं कि हम अपने यंग एज में भी एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। भारत में फिजिकल इनएक्टिविटी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ये चीज धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो हम लोग यदि यंग एज में अपने मसल्स का और बोन्स का केयर नहीं करते हैं तो बुढ़ापे में ये बोन्स की और फ्रैक्चर की, घुटने बदलवा लो, हिप बदलवा लो, ये प्रॉब्लम आमतया होती है। सो हमें अपनी मसल्स का ध्यान रखना है। परमात्मा ने, कुदरत ने जो हमारी बोन्स बनाई है वो ज्यादातर ऐसी है जो हमारी लाइफ टाइम तक हमारा सपोर्ट करेगी। हम लोग क्या करते हैं, मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करते, मसल्स हमारी वीक होती है। मसल्स वीक होके कुछ मसल्स अपने आप में ज्यादा वीक होने से हड्डी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हर एक जोड़ में मसल्स है और वो मसल्स एक दूसरे, कह लीजिए, बोन्स को सपोर्ट करते। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, चलते कम है, गद्देदार हम जूते पहनते हैं, फ्लोर हमारे ऐसे हो गए जिसपे उबड़ खाबड़ जगह कहीं भी नहीं है,
उससे हमारी मसल्स वीक होती है और उस वजह से हमारी हड्डियों में और ज्यादा डैमेज होते हैं। और घुटने बदलवाने, जैसे आप देखें आज 40-45 की उम्र में घुटने बदलवा रहे हैं जी यंग यूथ सारे जाके। तो ये काफी चीजें हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। उसकी नींव शुरुआत हमको अपने यंग एज से करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई लेट। तो योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये चीजें ऐसी हैं जो हम सबको अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए कि आधा पौना घंटा हम अपने आप को भी दें उसमें। जो एक डॉक्टर सुनील जी ने बात करी है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, काफी बारी जो जो अपनी एज बढ़ जाती है, खासतौर से जैसे मेल्स में तो हम देखते हैं प्रोस्टेट बढ़ती है, जो जो अपने सर के बाल सफेद होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है। बार बार पेशाब जाते हैं, रात में क्या होता है कि नींद वैसे कम आती है और घंटा 2 घंटा में उठना पड़ता है, रिफ्लेक्सेस कमजोर होते हैं, गिरने की संभावना हाई होती है। फीमेल्स में खासतौर से देखा गया है कि ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की फीमेल्स को, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको कह लीजिए छींक के साथ में, खांसी के साथ में, हंसी के साथ में पेशाब लीक हो जाता है। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं और ज्यादातर महिलाएं इस चीज को कोई डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को नहीं बताती। वो दूसरी उस उम्र की औरतों से बात करती है और आपस में दोनों के नहीं है तो एज के साथ में होता ही है। तो डॉक्टर प्रियंका जी, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको हैंडल किया जाना चाहिए? सर ने जैसे बताया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एज एज एडवांसेस। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि फीमेल्स के लिए एक बहुत ही एकदम एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है विद मेनोपॉज। तो मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स जब चले जाते हैं अराउंड 45 टू 55 ईयर्स का, अगर हम एक एवरेज मान लें तो जाते जाते 50 ईयर्स तक मैक्सिमम महिलाओं के पीरियड्स चले जाते हैं। जब मेनोपॉज आ जाता है तो उसके बाद एक जो हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जो हर फीमेल्स में सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अंडेदानी जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो जो सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, जैसे कि जो त्वचा का लूज होना, नीचे से जो टिश्यूज हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं, नीचे ड्राइनेस लगती है। इस वजह से एक जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन का कम होना, लिगामेंट्स का वीक होना, मसल्स की वीकनेस होना। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। कई महिलाओं को यूरिन में इन्फेक्शन भी मेनोपॉज के बाद कॉमन होते हैं, जिसका वही इंपॉर्टेंट रीजन है कि नीचे से ड्राइनेस होना और पानी की मात्रा का पानी कम पीना। तो इन चीजों के अलावा भी मेनोपॉज रिलेटेड बहुत ज्यादा सिम्टम्स है। अब इसका डायग्नोसिस और इसका राहत कैसे किया जाए, तो इसके डायग्नोसिस के लिए पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से या जीरियाट्रिक डॉक्टर हैं, इनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट फीमेल्स अधिकतर गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल्स हैं उनसे कंफर्टेबल होती हैं, तो डेफिनेटली एक बार एटलीस्ट चेकअप जरूर कराएं। डायग्नोसिस की किस प्रकार का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, कि ये स्ट्रेस ही है या कुछ और है, कहीं कुछ इन्फेक्शन। मोस्टली इस एज में डायबिटीज कॉमन हो जाती है, तो डायबिटीज की वजह से बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन जब होते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, वैसे ही हिम्मत नहीं होती है, ओल्ड एज में चला भी नहीं जा रहा, और उसके बाद फिर बार बार और जाना पड़ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन जाती है। बर्निंग होती है, नीचे ड्राइनेस हो जाती है, या कभी किसकी बहुत सारी फीमेल्स में देखा गया है इस एज तक आते आते शरीर अंग जो है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंग बाहर आ जाता है, जिसे हम यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। तो उसकी वजह से भी ये पेशाब की जो प्रॉब्लम है, कईयों को पेशाब उतरता नहीं है या फिर कईयों को ये है कि वो रुकता नहीं है, बार बार जाना पड़ता है। तो इस चीज का उसका रीजन क्या है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए टेस्ट होते हैं जिनका पता लगाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम एक्सरसाइज बताते हैं जिसे हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जब तक हो सकता है हम ये सोचते हैं कि भाई कुछ एक्सरसाइज से ही ये ठीक हो जाए, जिसमें हम अपनी मसल्स को जैसे पेशाब रोकते हैं उस तरह से हम ये एडवाइस करते हैं कि आप रोको और छोड़ो। इस तरह से आप जब हम टाइट करते हैं मसल्स को, स्क्वीज करके छोड़ते हैं, तो उससे काफी उनको रिलीफ मिलता है। मल्टीपल टाइम्स ये दिन में एक बार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम उसका अगर नहीं इलाज होता है तो मेडिसिन का सहारा लिया जा सकता है, या फिर सर्जरी, अगर एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी सर्जरीज भी करनी पड़ जाती हैं जिसमें स्लिंग्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें डॉक्टर प्रियंका, क्या ऐसा है कि ओबेसिटी इसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है? दूसरा लगता है कि फीमेल्स को जो
चाइल्ड बर्थ है, सिजेरियन होता है एग्जैक्टली या नॉर्मल डिलीवरी, उससे भी शायद मसल्स कुछ हद तक वीक हो जाती है एज कम्पेयर टू मेल। जी सर। क्या ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट ये करते हैं? सर ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पहले की जो महिलाएं थी, तो अभी जो ओल्ड एज में जो फीमेल्स हैं वो मैक्सिमम फीमेल्स वो हैं जो पहले दाइयां घर में डिलीवरी करा देती थी। पहले हॉस्पिटल में कोई जाता नहीं था, मल्टीपल बच्चे होते थे। हम देखते हैं अपनी मदर्स मतलब अपनी दादियों को, या मल्टीपल 10-10 11-11 बार, कोई वो नहीं। तो उस वजह से क्या होता है, जब मल्टीपल डिलीवरीज होती है तो मसल्स जो है वो अगेन वीक हो जाती है। प्रॉपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है लेबर की, दाइयां रिपेयर ढंग से नहीं करती हैं। अगर कोई भी चीरा आया है नीचे या कुछ फट गया है तो वो वैसा ही रह जाता है। तो उसकी वजह से भी एक जो मसल्स हैं जो वीक हो जाती हैं, और जिसकी वजह से अंग बाहर आता है, पेशाब की थैली है वो लूज हो जाती है, लैट्रिन का रास्ता लूज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। और यस, ओबेसिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओबेसिटी होती है तो उसमें वही सारी चीजें कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ओबेसिटी इज अ वेरी रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज, फिर डायबिटीज से और मल्टीपल प्रॉब्लम्स, यूरिनरी इन्फेक्शंस, नीचे वजाइनल इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं। फिर वो सारी चीजें एक विशियस साइकिल बन जाती है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आई थिंक एक मैडम ने इम्पोर्टेंट चीज जो बताई, जो हम सब लोगों को, मेल फीमेल सबको करनी चाहिए, वो कीगल्स जो लॉक बता रही हैं, फोल्ड बता रही हैं, कि जैसे लैट्रिन या पेशाब आ रहा है और उसको हम रोकते हैं, होल्ड करते हैं, बिकॉज उससे अपनी मसल्स स्ट्रेंथन होती रहती है। वो एक तरीके की एक्सरसाइज है मसल्स की। प्रकृति ने जितनी भी मसल्स बनाई है शरीर में, उसका बेसिक काम फैलना और सिकुड़ना है। तो हर मसल अपनी काम आनी चाहिए। तो ऐसे ही जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो लैट्रिन का और पेशाब की मसल्स हैं, उसमें जरूरी है कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करें और उसको रिलैक्स करें। तो वॉलंटरीली हम ऐसा करें कि जैसे पेशाब आ रहा हो या लैट्रिन आ रही हो और हम उसको रोक के रखें, वो हमको सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए शुरू से ही, ताकि बाद में प्रॉब्लम कम आए उसकी। आप लोगों के मन में कोई और बीच में प्रश्न, कोई चीज आप पूछना चाहें, शेयर करना चाहें, तो आप फ्री हैं, बिल्कुल पूछेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जो मैंने पाया, जो मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी एक बिटिया 18 साल की है, दूसरी वाली बिटिया 25 साल की है। मेरी उम्र 55 साल है। छोटी वाली कहती है कि वो स्ट्रेस में है, उसको करियर का स्ट्रेस है। बड़ी वाली कहती है कि मुझे भी करियर का स्ट्रेस है और बहुत सारे स्ट्रेसेस है, शादी, ये सब चीज़ें, करियर पहले बनाए, क्या करें क्या नहीं करें। मैं भी बहुत कई बार स्ट्रेस फील करती हूँ कि ऑफिस भी आना है, घर भी मैनेज करना है। तो ये कॉमन चीज़ है, एज फैक्टर किसी का कुछ भी है। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग सहमत हैं या नहीं है, कि हम लोग स्ट्रेस को टैकल नहीं कर पा रहे। वो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हावी हो रहा है, कि छोटा बच्चा भी कह रहा है, 18 साल के बच्चे को क्या चिंता होनी चाहिए, कॉलेज में जा रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो भी कह रहा है कि मेरे को फ्यूचर को लेके मेरे को स्ट्रेस है। तो ये इससे कैसे मतलब हम लोग पार पा सकते हैं? देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे आपने बोला आपकी दोनों डॉटर्स को भी, आपको भी, तो ये तो हम समझ में आ गया कि स्ट्रेस एज नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इसी एज में आके स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हर एज में हर किसी की लेवल पे होता है। एक छोटे केजी के बच्चे को ये लेवल होता है कि मुझे ABCD लिखना नहीं आ रहा, वहीं पे आपके लेवल को कुछ और तरह का स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग फैक्टर्स है, लेकिन अगर हम मेजरली कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं उसकी बहुत कमी हो जाती है। जैसे आपने बोला जॉब भी करना है, ये भी करना है, वी डोंट हैव, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे और हमारे पास 10 काम है और हम एक को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। there is a long term lack of management and lack of planning। मैं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, इस वजह से भी अगर हो सकता है स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस, अगर हम 18 इयर्स वाले अगर हम बात करें एडोलेसेंस का, तो एडोलेसेंस में बहुत सारा स्ट्रेस होता है कि मैं आगे क्या पढ़ाई करूँ ऐसे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊँ। ये तो स्ट्रेस के कारण 25 साल वाले को हो सकता है कि मेरा करियर में मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या मुझे अच्छी जॉब चाहिए, या जॉब नहीं चाहिए, या स्विच करनी है। सो स्ट्रेस तो बहुत कारण से हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करने इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पे सबसे कम ध्यान देना चाहिए। सपोज अगर मैंने बोला कि सपोज बहुत ज्यादा, अगर मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं ट्रैफिक तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो सोच सोच के क्या हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा लिए। कॉर्टिसोल है स्ट्रेस हार्मोन,
वो तो बढ़ गया मेरे, अब तो चाहे वो ट्रैफिक भले 5 मिनट में निकलेगा चाहे 10 मिनट में निकलेगा। सो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, जिसके कारण स्ट्रेस कम हो जाएगा। रेगुलेट का मतलब ये नहीं कि इमोशंस को दबा दो, रेगुलेट का मतलब है किस तरीके से, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से निकालें, अगर हमें रोना आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से निकालें, अगर हमको सैडनेस हो रही है तो हर हर इमोशन का एक तरीका होता है। हम जितना ज्यादा उस इमोशन को एक्सट्रीम फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे या निकल जाएगा अपने आप से, तो उतना ज्यादा कॉर्टिजोल रिलीज होगा। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और वो अलग अलग अंगों पे अपना मतलब अपना इफेक्ट्स डालेगा, जिससे जिससे इम्यून सिस्टम भी हमारा ओवरऑल लो हो जाता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीका, पहले तो एक लिस्ट बनाइए बहुत बेसिक हम जो करवाते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके हाथ में हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है, और कौन कौन सी चीजें आपके हाथ में नहीं है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो हम उन्हीं पे काम करेंगे ना। तो 50-50 हो गया। तो अब अगर मेरे पास 10 स्ट्रेस है, 5 मेरे हाथ में, मेरे आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, तो मैं सिर्फ 5 पे ध्यान दूंगी तो मेरा 50% स्ट्रेस तो वहीं पे कम हो गया। और थोड़ा सा रेजिलियंस का मतलब है अपने आप को विल पावर, अपने मोटिवेशन इतना बढ़ा के रखना कि हर चीज, हर एवरी वर्क, हर चीज आपका ध्यान नहीं मांगती। आपको हर जगह हर कहीं पे अपना ओपिनियन, अपना ध्यान कि नहीं ये काम मैं करती हूँ तो हमेशा मुझे ही करना है, नहीं घर में आज यही बनेगा। तो थोड़ा देर अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दूसरों में बांट सकते हैं। कई बार होता है कि नहीं मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये सब मेरे हिसाब से होगा। इट्स ओके टू लेट गो ऑफ समथिंग। हर चीज पे अपना गुस्सा, हर चीज पे अपना ओपिनियन देना कई बार जरूरी नहीं होता। we can let go of certain things and which can also reduce some stress। अब जब आपने स्ट्रेस की बात करी तो बहुत कारण होंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो मे बी जब हम कभी स्पेसिफिक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक की बात कर सकते हैं तो बहुत सारी टेक्निक आती है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बर्फ की एक डंडी लेके हाथ में थोड़ी देर रखिए, सारा ध्यान वहां चला जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके, डिपेंड ऑन किस तरह का स्ट्रेस आपको उस टाइम महसूस हो रहा है। आई थिंक स्ट्रेस की बात अब मैडम पूरा अपने आप में जो हमारा मेंटल हेल्थ है उसमें पूरे पूरे हम लोग भी मेडिकल में 2-2 3 हफ्ते हफ्ते के सेमिनार्स पूरे करते हैं। तो इसका पूरा अलग से एक करेंगे। बट स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस मानव के साथ में अपने जन्म से ही रहता है, और हमारी परवरिश, ह्यूमन की जो अपब्रिंगिंग है, जो हम 10-20 हजार साल पुराना इतिहास देखें तो हमारा स्ट्रेस में ही हम बड़े पले हुए हैं शुरू से। जब आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, तब भी स्ट्रेस था, और तब एक ही स्ट्रेस था कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड मुझे कोई दूसरा जानवर नहीं खा जाए। अपने दो ही समस्या थी उस समय पे और कुछ नहीं थी। धीरे 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 इवॉल्व होती रही। बट आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको याद रखनी चाहिए: फॉरगेट, फॉरगिव एंड लेट गो। कि कोई चीज हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, गांठ बांध के बैठ जाते हैं, मुझे कैसे बोल दिया, मैं दोबारा देखूंगा, उसको देखूंगी, मैं तो ऐसे कुछ किया ही नहीं, मेरे को ऐसे बोल दिया सबके सामने। तो फॉरगेट, फॉरगिव, छोड़ो उसको, किसी ने बोल दिया छोड़ो, कब तक उसको बांधना, एंड लेट गो, जाने दो, होने दो, ठीक है। इन सबसे बड़ी चीज है जो मैडम ने बताया कि हम ये काफी चीज मानने कि अपने कंट्रोल में नहीं है। आज ट्रम्प की जो पॉलिसी अपने कंट्रोल में थोड़ी, क्या ट्रम्प करेगा, लेकिन हर आदमी आपस में बात, चाय पीते हुए, बीड़ी पीते हुए लोग बात करते हैं कि ट्रम्प ने तो बहुत गलत कर दिया है। क्रिकेटर कैसे खेल रहा है उस पे लोग टिप्पणी अपनी करने लग जाते हैं, क्रिकेटर ने तो ये गलत किया, ऐसा नहीं ऐसा बल्ला घुमाता तो हम जीत जाते, हम हार गए इसकी गलती से। तो मतलब हम लोग हर जगह अपनी टांग लगाते हैं, हम फील करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू आवर मेन थीम नाउ, इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है जो जो अपनी एज बढ़ती है, बीमारियां तेजी से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी आती रहती है। जैसे आप देखें, बुजुर्ग काफी लोग हमको बताते हैं कि सर 17-18 गोलियां हो जाती है, ये डायबिटीज की है, ये बीपी की है, ये गठिया की है, ये यादाश्त की है, ये प्रोस्टेट की है। तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी दवाइयां लेके बेचारे मिठाइयों के डब्बे रखते हैं अलग अलग, ये सुबह का, ये शाम का, और याद भी नहीं रहता कौन सी दवाई कब लेनी। सर कहने हैं कि यादाश्त की और अलग दवाई है, वो भूल जाए तो और मुश्किल है। तो डॉक्टर सुनील जी, तो सर ने तो काम आसान कर दे रहे हैं हमारा, हमें समझाना ही नहीं पड़ता कुछ भी। तो बेसिकली इसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो भी कोई भी टाइप की दवाई ले, चाहे कोई डॉक्टर दे रहा है, चाहे आप दुकान से जाके सीधा ले आ रहे हैं, या फिर आप कोई घोल बना के या कूट के पी रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव मेडिकेशन, सारी दवाइयाँ शरीर पे कोई ना कोई असर डालती है, ठीक है। ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर हमने किसी से परामर्श करके लिया तो ये अच्छा ही होगा, है ना।
लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी आते ही आते हैं, ये डेफिनेट है। और जैसे जैसे गोलियों का नंबर बढ़ता जाता है ये साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है कि अगर 2 दवाई ले रहे हैं तो 13% रिस्क है कि हो गया, अगर 7 से ज्यादा दवाई ले रहे हैं तो 82% है, मतलब ऑलमोस्ट ओनली 20% पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सबको कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या देखते हैं कई बार कि एक प्रिस्क्रिप्शन कैस्केड बोलते हैं कि एक दवाई शुरू की, उसके बाद दूसरी होगी, दूसरी के बाद तीसरी होगी। ये चीज़ आप भी फील करते होंगे, ठीक है। क्या होता है बुढ़ापे में कहीं ना कहीं दर्द होना पक्का है, दर्द के लिए गए दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे, दवाई लेके आए दर्द की, ठीक है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो लिटरेचर में लिखा हुआ है थोड़े दिन के लिए देनी है, 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से काम करती है तो हमें आदत पड़ जाती है उसकी, वो लेना शुरू कर दिया। उसके बाद किसी ने अचानक से बीपी चेक किया और तो अरे अब तो बीपी बढ़ गया, बीपी की दवाई भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी ने बीपी का दवाई स्टार्ट कर दिया, पर एक्चुअली हुआ क्या है कि वो दर्द की दवाई थी वही बीपी कर रही है, ठीक है। उस बीपी की दवाई को की वजह से फिर कोई ना कोई साइड इफेक्ट आता है, जैसे कि पैरों में सूजन आ गया, फिर पैरों की सूजन की दवाई चलती है, उस वजह से फिर पेशाब की दवाई दे दे ताकि सूजन उतर जाए, तो उससे फिर पेशाब ज़्यादा बनता है तो गिरने की रिस्क बढ़ जाती है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो कि जहाँ पे हम एक दवाई अगर अच्छे से ले लेते तो लेनी नहीं पड़ती, या फिर उसको दवाइयों के बिना भी अगर कुछ मेजर्स होते हैं वो अपना लेते तो दवाइयाँ नहीं देनी पड़ती। तो ये सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं दवाइयों की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन कैस्केड। अगर हम प्रॉपर चैनल के थ्रू या फिर प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस के बाद दवाइयाँ लेंगे तो इसकी रिस्क कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक और सुनील जी जो इसमें हम देखते हैं कॉमनली, जैसा आप बता रहे हैं सही है कि काफी सारे डॉक्टर्स भी 8-10 दवाइयों की लिस्ट देते हैं, कई कई तो 13, 15, 18 की लिस्ट देते हैं। एक बार जाओ तो पता लगता है कि 18 दवाई की लिस्ट है, और एक एंटीबायोटिक दी खांसी जुकाम की, उससे डायरिया हो गया, डायरिया को रोकने की फिर दूसरी दवाई देते, फिर उससे कब्ज हो गई, कब्ज के लिए तीसरी दवाई देते। तो ये पॉलीफार्मेसी एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी चलती रहती है। काफी बार ये भी आता है सुनने में कि बुजुर्ग लोग भी जो हैं, सीनियर सिटीजन, वो भी हर सिम्टम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। दे इंसिस्ट कि नहीं साहब ये बीपी की अलग लिखो, ये डायबिटीज की भी लिखो, ताकत की भी लिखो, हड्डियों की भी लिखो, आँख की ट्यूब भी लिख दो। तो ये कहाँ तक ठीक है कि हमारे बुजुर्ग लोग भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज में? हाँ, इसमें जो फैक्टर्स होते हैं कंट्रीब्यूटिंग वो सब साइड से आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसे होता है कि अब जैसे इन राजस्थान में आरजीएसएस है तो ये चीज और ज्यादा देखते हैं, जो अगर मैं प्राइवेट सेटअप में 1-2 बार एक्सपोज हुआ वहां पे इतना नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे इंसिस्ट करते रहते हैं जो लोकल हॉस्पिटल होता है वहां पे जाके कि नहीं मेरे को तो दर्द का दवाई चाहिए, मेरे को गैस का दवाई चाहिए, पर एक्चुअल में इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक मरीज है उसको 3 डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और हो सकता है कि वो तीनों डॉक्टर एक ही दवाई लिख रहे हो, ठीक है। उनका ब्रांड अलग है लेकिन सोल्ट एक है, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट आना अपने आप आम बात है। एक तीसरी चीज ये हो सकती है कि दवाई सही ले रहे हैं लेकिन टाइमिंग गलत है, ठीक है। जैसे कोई पेशाब की दवाई जल्दी हार्ट फेलियर वाले मरीज को हम देते हैं, या फिर शुगर कंट्रोल करने के लिए एक दवाई होती है जो सुबह ही देनी होती है, वही अगर हम रात को लेंगे तो पेशाब ज्यादा बनेगा तो सारी रात घूमेंगे, फिर पेशाब की नींद नहीं आएगी, फिर नींद की दवाई चलेगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ आप लोग कोई और कुछ पूछना चाहें सर से, एक्सपर्ट से? पॉलीफार्मेसी बिकॉज बहुत कॉमन है, और ये देखा गया कि 60 साल की उम्र के बाद में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी मल्टीपल बीमारियां भी आती है, और उनके इलाज भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कोई आप में से कुछ पूछ? पेरेंट्स कहते हैं कि ये प्रोग्राम हो गया, हमको लगता है कि प्रोग्राम नहीं है, डॉक्टर को लेके चलो, डॉक्टर को लेके चलो, दिखाने लाओ, जब इसके ध्यान पड़ता है दर्द होने लगती है, सब करते हैं। तो फिर उसमें क्या आप इसे सफल हो जाते हैं? हाँ ठीक है। तो सर इसके लिए 2 चीजें हो सकती है कि एक तो हो सकता है कि उनको रियल में प्रॉब्लम हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और दूसरी हो सकती है कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं, जिसके बारे में मैम ने बताया, वो भी एक काफी कॉमन प्रॉब्लम होती है। हम घर में साथ में तो रहते हैं लेकिन हो सकता है कि फिर भी अकेलापन फील कर रहे हो, क्योंकि आप काम पे आ जाते हो, मैम होती है वो भी काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, रात को खाना खाया उतनी देर के लिए साथ में थे, फिर वो सोने अलग चले गए, आप अलग चले गए। तो इस वजह से क्या होता है थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग आता है, ठीक है। वो ये एक मेन कारण होता है। और ऐसा बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि अगर हम अपने बुजुर्गों से अगर 10 मिनट खुल के बात कर ले, बैठ के फेस टू फेस विदाउट फोन को साइड में छोड़ के आराम से 10 मिनट बात करें, तो ये कंप्लेन बहुत अच्छी तरह से कम हो जाती है, बहुत
रिड्यूस हो जाती है। ये एक हम काफ़ी कॉमन कारण देखते हैं। जैसे पहले मैं दिल्ली में था, तो यहाँ पे तो अपने यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप घर लेके जा रहे हो उनको अस्पताल में। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें या मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे ले जाने के लिए भी कोई नहीं है। वो खुद हमारे पास आते थे और हम ये चीज़ बड़ी फेस करते थे कि उनको रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सिम्टम बना रहे हैं ताकि उनसे कोई बात कर सके। ठीक है? तो इसके पीछे मैं लोनलीनेस को एक बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ। ठीक है? और वो दूसरा कारण हो सकता है कि रियल में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हमें उनके टच में रहना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि अगर जैसे हो सकता है कि एक सिंपल इन्फेक्शन हो गया, उनको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो गया, तो अपनी एज में क्या होगा, यंग एज में, कि उनको सिर्फ पेशाब की सिम्टम आएंगे और आके उसके साथ में हम जाऊंगा डॉक्टर के पास और दवाई देख देंगे और ठीक हो जाएंगे। बट उम्र के साथ क्या हो सकता है कि उनको थोड़ा सा इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, या एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहेंगे, या फिर बेसुध होकर साइड बैठ जाएंगे, या खाना कम कर देंगे। ये बहुत ही सटल से साइन है जो इन्फेक्शन, अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ आ सकते हैं। और वो कई बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई रिपोर्ट नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोई इस एरिया में फील्ड में एक्सपर्ट है, तो ये चीज़ पिक कर लेता है। तो हमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है? काफी हद तक सर जो हम भी देखते हैं कि वो बुजुर्ग लोग जो हमारे पास भी आते हैं, वो फियर फैक्टर और लोनलीनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और कई बार हम उनके बच्चों से बात करते थे, उनको क्या तुम बाबूजी को अकेले क्यों भेजते, तो बच्चे और उनकी बहू भी कहते कि सर मानते ही नहीं है। और एक बार हॉस्पिटल आते तो कहते पूरा दिन एंगेज हो जाते हैं ये पे। और हम भी उनको जो है बाबूजी को खुद भी, इफ दे आर बिजी, कि हाँ ये बाबूजी यहाँ 17 नंबर से जाके रसीद बनवाओ, 18 नंबर में ब्लड टेस्ट दो, फिर ये रिपोर्ट लेके आओ, बाबूजी काफी हद तक ठीक रहते हैं। शाम को जब जाते हैं धन्यवाद देके जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से मेरे को पूरा दिन हैंडल किया आपने, सही में। और यदि हमने उनको ये कर दिया कि बाबूजी आप तो बैठ जाओ, यही ब्लड सैंपल ले लेंगे, यही रिपोर्ट आ जाएगी, यही दवाई दे देंगे, बाबूजी को आनंद नहीं आता। कईयों ने तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करी कि डॉक्टर ने न तो देखा, और जो रिपोर्ट शाम को आनी थी, जैसे बाबूजी 75 साल के थे, पाली से आए, मेरे को लगा बाबूजी जल्दी घर चले जाए इनको, मैंने रिपोर्ट फोन से पूछ ली, डॉक्टर ने जो मुझे बताई मैंने एंटर करके उनको दवाई लिख के दे दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी तो सैंपल दिए 1 घंटा हुआ, अभी तो रिपोर्ट कहाँ से आ गई। मैंने कहा बाबूजी मैंने एक्सरे में देख लिया आपका कंप्यूटर पे, डॉक्टर से बात हो गई, आप पाली जाओ, 6 घंटे लगेंगे आपको जाने में। बाबूजी शाम को 4:30 बजे मेरे पास वापस आए, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अब आई है। मैंने कहा आपकी तो मैंने देख ली, दवाई दे दी। बोले आपने देख कहाँ से ली रिपोर्ट, मेरे सामने प्रिंट अब निकाला है उसने। फिर बोले कि आप लोग मेरे खिलाफ शिकायत करी कि डॉक्टर जबरदस्ती जांच करा देते और इनका कुछ इसमें पैसा बनता है, और ये जांच बिना देखे अंदाज से कुछ भी दवाई लिख देते। जब इनको दवाई बिना रिपोर्ट देखे देनी थी तो इन्होंने जांच क्यों करवाई। तो तब से मैंने सोचा कि बाबूजी जो आते हैं बुजुर्ग लोग, वो जब तक खुद एंगेज बिजी नहीं रहते हैं, वो मतलब उनको मजा नहीं आता। तो काफी लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले भी कहते हैं कि नहीं सर ये पूरा दिन यहाँ आते हैं तो एंगेज रहते हैं, और यहाँ से शाम को 5 बजे जाते हैं तो थक के जाते हैं, और कहते हैं कि आज मैं पूरी डॉक्टर से पूरी बात समझ के आया, मेरी जांच भी हो गई, दवाई हो गई, मैं दवाई लेके आ गया, दे फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ मैंने आज अपने आप के लिए कुछ काम अच्छा किया है। तो दोनों पहलू हो सकते हैं सर। हाँ आप लोग तो मतलब रोज डील करते हैं सर। हमारे पास तो दुखी पीड़ित आता है, आपके पास तो आदमी अधिकार लड़ाई लड़ने आता है कि भाई मेरा पेंशन का काम है, मेरे को कैसे अटका सकते हो। जैसे हमारे पिताजी भी मेरे को कहते थे कि पेंशन डिपार्टमेंट में कहते चक्कर काटने पड़ते। ऐसा ऐसी चीजें कटवाते हैं कि उनको विश्वास हो जाए। जल्दी से काम करते तुमको लगा असली किया कि नहीं किया काम। वापस हम अपने लिमिटेड टाइम में हेल्थ पे फिर फोकस करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि बुजुर्ग लोग जो अपने रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखा गया रिटायर होने के बाद में ज्यादातर लोग कोई एक्टिव काम नहीं करते, पैसिव रोल रहता है। घर में जो मिठाइयाँ आ रही है, घर में खाना बन रहा है, वो ज्यादातर वही निपटाते हैं उसको। तो खान पान कैसा होना चाहिए बुजुर्गों का, डॉक्टर सुनील जी आप बताएं। उम्र के साथ देखने को क्या मिलता है कि खाना क्या खा रहे हैं, उसके अलावा ये भी होता है कि भूख गिरने लग जाती है। ठीक है, समय के साथ, चाहे वो दवाइयों की वजह से हो, चाहे बीमारियों की वजह से हो, या फिर कोई तीसरा कारण, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको हम एनोरेक्सिया वेजिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उम्र के साथ ही भूख कम हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें, जैसे अगर कोई बीमारी है तो स्पेसिफिक फूड हमें एडवाइस करते हैं।
अगर हम जनरल बात करें कि एनोरेक्सिया पेजिंग है या उम्र के साथ ही खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस केस में हमें क्या करना है, जैसे मैंने पॉइंट इलेबोरेट कर रखा है कि सबसे पहले तो हमें फूड हाइजीन रखना, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि फल फ्रूट जरूर खाना है डेली, है ना, कुछ पोर्शन फ्रूट्स का जरूर होना चाहिए, कच्ची सब्जियों का जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने एक्चुअली, अगर मैं ओपीडी में 100 पेशेंट देखता हूँ तो 90% या 95 को कॉन्स्टिपेशन जरूर होता है। उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि फाइबर का इंटेक जीरो हो जाता है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कच्ची चीजें जरूर खानी है। तो कच्ची चीजें खानी है तो उनके लिए सबसे पहले उसको वॉश जरूर करना है, ठीक है, अच्छे से सफाई होनी चाहिए। आजकल एक भी ऐसा फ्रूट नहीं आता है, ऐसी वेजिटेबल नहीं आती है जिसके ऊपर कोई वैक्स की या फिर कोई और चीज की कवरिंग ना हो, ठीक है, तो अगर हम अच्छे से वॉश करेंगे तो वो अपने बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि उनको खाना अच्छे से खिलाना है, उनकी इंटेक कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं कि उनको ऐसे नहीं बोलते कि आप सुबह खा लो रात को खा लो हो गया, हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो आप, ठीक है, दिन में 5 से 6 बार खाओ, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ज्यादा खा लिया उनको गैस बन जाएगी, हिल नॉट ईट अगेन, 2 दिन नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा खाओ, उसके बाद टहल लो, मान लो 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाई, उसके बाद थोड़ा टहल लिए, फिर 2 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर थोड़ा कुछ खा लिया, चने खा लिए, मुरमुरे खा लिए, या घर में कुछ और है तो वो खा लिया, तो इस हिसाब से कर लिया। और तीसरा, ये अकेले ना खाएं, है ना, परिवार के साथ खाएं। जो मेन खाना होता है जैसे सुबह का नाश्ता है, लंच है या डिनर है, वो परिवार में किसी न किसी के साथ खाएं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम परिवार के साथ मिलकर खाते हैं तो हमेशा ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और तीसरा, पानी पीते रहे सारे दिन, अब बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि चक्कर आने का दिक्कत होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक बोतल पेशेंट के साइड ही रहे हमेशा, है ना, जब भी थोड़ा सा प्यास, थोड़ा सा मन किया थोड़ा पानी पी लिया, है ना। और कहते हैं कि पानी सिर्फ दिन के टाइम पीना है, ना कि रात को। प्रोस्टेट या फिर जो मेल पेशेंट होता है ना, प्रोस्टेट बढ़ जाता है या पेशाब का दिक्कत आता है, क्या आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, रुक रुक के आता है तो फिर बार बार भी आता है। और वो समस्या अगर रात को ना आए, इसलिए हम क्या कहते हैं कि रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें, कोई भी चीज लिक्विड लेना कम कर दें। सुबह उठो अच्छे से पानी पियो, दोपहर तक या फिर शाम तक अच्छे से पियो। किसको नहीं पीना है, जिसको पहले से हार्ट का बीमारी है, लीवर का बीमारी है, या फिर गुर्दे का बीमारी है, या फिर किसी और कारण से बोला गया है कि पानी कम पीना है। और बुजुर्गों की जो पानी की आवश्यकता होती है वो 2 से 2.5 लीटर होती है, 2.5 लीटर से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये चीज है। और इसके तो अलावा हम देखिए क्या, काफी अच्छी चीजें बता रहे हैं। जैसे खाने में हम लोग कॉमनली रिकमेंड करते हैं रेनबो। जैसे मैं हमारे पेशेंट को सबको बताता हूँ कम से कम 5 फल रोज के खाने, सीजनल फ्रूट, और होलसम लेना, उसका जूस नहीं देना। जूस में तो बहुत लिमिटेड मतलब शुगर वाला पार्ट बच जाता है, बट होलसम का मतलब पूरा फ्रूट काट के हमको खाना है, खुद को भी खाना है, घर वालों को भी खिलाना है। इम्पोर्टेंट और चीज जो बता रहे हैं सर, साथ बैठ के खाना है। तो जो हमारे डिफरेंसेज हैं आपस के, कि यार बच्चे हमारी नहीं सुनते, जैसे काफी लोग हैं जो अभी ये लग रहा है कि हमारे बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चों की शादी होने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, फिर वो बच्चे जो है और कम सुनेंगे, मतलब हमारी। और बहुएं तो मतलब सम्मान के साथ में कहना पड़ेगा, बाद में क्या होगा पता नहीं। तो लगता है कि एडजस्टमेंट तो हमको ही करना पड़ेगा खुद को। यदि अपनी इज्जत बचा के रखनी और बुढ़ापा ठीक निकालना है तो एडजस्टमेंट के अलावा कोई और उपाय नहीं है। हम भी ठीक रहे, बच्चे भी ठीक रहे, और हमारा बुढ़ापा ठीक निकले, बच्चों को भी एक सपोर्ट रहता है। तो डॉक्टर साहब आपने लास्ट में लिखा हो विटामिन डी और कैल्शियम इस चार्ट में, तो डॉक्टर प्रियंका जी जो खासतौर से फीमेल्स में, क्या मीनोपॉज के बाद में ये कैल्शियम विटामिन डी ये सप्लीमेंट सबको लेने चाहिए फीमेल्स को? यस सर, बिल्कुल। जैसा मैंने बोला, ईस्ट्रोजन हार्मोन, मैंने कहा ना, बॉडी के एटलीस्ट इन फीमेल बॉडी के बहुत सारे सिम्टम्स को ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट करता है। तो उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हड्डियां। तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है, यानी कि हड्डियां कमजोर होना, ये मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमन हो जाती है। तो ऐसे में कैल्शियम और विटामिन डी रूटीन सप्लीमेंटेशन एज अ पार्ट ऑफ अपना एक उसमें अपने जिंदगी का पार्ट बना लेना चाहिए। हम कहते हैं हम तो अच्छी डाइट लेते हैं, बट नहीं, फिर भी डेफिशिएंसी होती है, रिजॉर्प्शन ना हो बोन का, बोन में से बॉडी कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए बोन में से कैल्शियम ना निकाले, इसके लिए बहुत जरूरी है ऊपर से कैल्शियम लेना, सप्लीमेंट जैसे हम बोलते हैं। तो डेली एक कैल्शियम की गोली और हफ्ते में एक बार विटामिन डी, वो 4 वीक्स के लिए, वो बहुत जरूरी है सप्लीमेंटेशन लेना। बाकी डाइट तो हमें कैल्शियम रिच जो दूध है, दही है, अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं,
सिंघाड़ा है, इसमें कैल्शियम बहुत होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो रूटीन सेवन में लेनी है कैल्शियम। और आई थिंक इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सूरज भगवान, सूरज, हाँ जो विटामिन डी सनशाइन विटामिन बोलते हैं, कि सूरज की रोशनी में हम लोग देखें कि एक्सपोजर हमारा सनलाइट से कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हम पूरा दिन एसी में रहते हैं, गाड़ियों में रहते हैं, वर्क की वजह से हम लेट घर पहुंच पाते हैं, तो सनलाइट से एक्सपोजर हमारा कम हो रहा है, उस वजह से भी हड्डियां हमारी कमजोर हो रही है और ज्यादा दिक्कतें आ रही है। ये डॉक्टर सुनील जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इसमें कैल्शियम और विटामिन डी में। सो बेसिकली क्या है कि अगर 7 दवाइयां चल रही है और 8वीं मेरे हिसाब से कैल्शियम जोड़ने की है, ठीक है, उससे होगा क्या कि नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन होगा और फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप डाइट से लेने की कोशिश करें, ठीक है। डाइट में क्या है, मैम ने सारे प्रोडक्ट्स बता दिए, ऐसा रिकमेंड किया रहा मतलब WHO सारी जितनी भी ये यूनियंस है सब रिकमेंड करती है कि कैल्शियम को जितना हो सके उतना फूड से लें तो ज़्यादा बेटर है ना। हम दूध ले लें या फिर जो अपने ओट्स है, मिलेट्स है, ये ले लें, है ना। मिलेट्स जैसे आपने बुजुर्ग है राजस्थान के, बाजरा सबको पसंद है, जवार सबको पसंद है, तो ये सब चीज़ें देंगे तो इसमें कैल्शियम भर भर के होता है, ठीक है। विटामिन डी के लिए सर ने बहुत अच्छा बता दिया कि आप 15 मिनट सुबह या शाम को धूप में बैठें, जो उगता सूरज है या छिपता सूरज है, उस बहाने सूरज भी देखेंगे और विटामिन डी भी बन जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो वो बेस्ट रहेगा अगर ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही है तो। अगर पहले से नहीं चल रही है तो अगर प्रॉब्लम नहीं कर रही है उस केस में ले सकते हैं। आप लोग और कुछ पूछना चाहें एनीथिंग तो? कैंसर एक भयानक बीमारी है जो बुजुर्गों में ज्यादा होती है। मेनली 3 प्रकार के कैंसर होते हैं जो हमारा फील्ड है। बुजुर्गों में हम देखें मेन में तंबाकू वाले कैंसर ज्यादा होते हैं, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, वो कैंसर ज्यादा होते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर 2 सबसे कॉमन होते हैं। भारत की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में नंबर 1 कैंसर है, सब में करीब 28% टोटल कैंसर हम देखें फीमेल्स का तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। आम बात होती है ब्रेस्ट कैंसर होना। टाइमली जांच और इलाज दोनों करें तो काफी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ठीक होते हैं उससे। कैंसर की बात हम अलग से फिर कभी 1 घंटे का पूरा सेमिनार लेके उस मामले में और डिटेल बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी 50 साल की उम्र के बाद में वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। तो डॉक्टर सुनील जी, हम लोगों की उम्र में आप क्या वैक्सीन रिकमेंड करते हो, क्या लगवाना चाहिए? सो अब हम सबको पता है कि वैक्सीन या फिर टीका कैसे काम करता है, फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। तो जब भी हम टीका लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो भी वायरस या फिर जो बैक्टीरिया या फिर जो भी कीटाणु होता है उसका छोटा सा पार्ट लेके इंजेक्शन के थ्रू या फिर कोई भी ड्रॉप के थ्रू शरीर के अंदर डाल देते हैं। तो उससे होता है क्या, अपना शरीर उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है, इम्यूनिटी बनाता है, तो अपनी बॉडी तैयार हो जाती है पहले से। अगर वो इन्फेक्शन वापस आएगा बॉडी में तो उसको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी टीका या वैक्सीन काम करती है। उम्र के साथ क्या होता है कि हमने बचपन में वैक्सीन ली थी वो धीरे धीरे वापस कम होने लग जाते हैं उनका असर। तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि जैसे बुढ़ापा आए वैक्सीन वापस ले ले। तो वैक्सीन में हम सबसे पहले कॉमन कौन रिकमेंड करते हैं कि जो फेफड़ों की बीमारी करता है, जैसे फ्लू है, हर साल आ जाता है, साल में 2 बार जुकाम सबको होता है अपनी उम्र में, ठीक है। ऐसे अगर बुजुर्गों को जुकाम होता है तो जुकाम कई बार मरीज को अस्पताल में भी भर्ती करवा देते हैं और कई बार वेंटिलेटर भी जाना पड़ता है और कई बार हम खो भी देते हैं और होते नहीं है, वापस आ जाता है तो वो स्थिति नहीं रहती जो पहले थी। तो इसमें बेहतर क्या होगा कि हम प्रिवेंटिव स्टेप ले लें और वैक्सीनेट करा लें, तो हो सकता है कि वो जुकाम हमको जैसे जुकाम होकर ठीक हो जा रहा है, उनमें भी वो सिर्फ जुकाम बन के ही ठीक हो जाए, उनको बड़ी बीमारी का रूप ना ले। तो इसलिए हम फ्लू की वैक्सीन बोलते हैं कि हर साल अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त से अक्टूबर के महीने में हर बार लगवानी चाहिए, हर साल एक वैक्सीन जरूर लगा। दूसरा है न्यूमोकोकल, जो न्यूमोनिया करवाता है, छाती के फेफड़ों का इन्फेक्शन करवाता है। वो वैक्सीन एक ही बार लेनी होती है जिंदगी में, अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है लगभग 6 से 7 महीने पहले। अगर वो एक टीका लेंगे तो अगले 10 से 15 साल तक वो जो न्यूमोनिया, खतरनाक न्यूमोनिया होने वाला था, उसकी रिस्क ना के बराबर हो जाती है। जो थर्ड वैक्सीन है वो टेटनस वैक्सीन है, क्योंकि बार बार गिर रहे हैं तो रिस्क है कि कहीं ना कहीं से वायरस आ सकता है बॉडी में, ठीक है।
बैक्टीरिया होता है बेसिकली, वापस से बैक्टीरिया बॉडी में आ सकता है और प्रॉब्लम कर सकता है। तो हर 10 साल में टेटनस का टीका जरूर लगवाना चाहिए। और चौथा जो अभी बेसिकली क्या है, हमने देखा हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसा क्या होता है, एक बॉडी के एक पार्ट पे दाने हो जाते हैं बहुत ज्यादा और उसको जलन करते हैं बहुत ज्यादा, इसको जोस्टर बोलते हैं। जैसे बचपन में क्या होता है, छोटी माता निकलती है और वो वापस से इस उम्र में जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो वापस निकलती है। इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव टीका है, 90% से ज्यादा काम करता है। अगर लगवा दिया तो 90% चांस है कि वो बीमारी नहीं होगी। तो उसके 2 टीके लगते हैं 2 से 6 महीने के गैप से, और वो लगवाने चाहिए। ये सारे टीके 50 साल की उम्र के बाद में लगवा सकते हैं।